नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोरोना काल में देश में जो पहला सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव का, इस चुनाव में आपको क्या क्या नया देखने को मिलेगा और ये चुनाव कोरोना काल में किस तरीके से संपन्न कराया जाएगा। यानी पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उससे किन मायनों में खास और बहुत बड़ा फर्क लेकर के ये चुनाव आया है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बताया जा रहा है, चुनाव आयोग ने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बताया है कि 3 चरणों में यानी 3 फेजेस में ये चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसमें अलग अलग विधानसभा सीटें होंगी। कुल 243 विधानसभा सीटों की संख्या है। आपको हम बताएंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए पहली बार चुनाव के दौरान क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या क्या लागू किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इस बार चुनाव के नियम खास क्या क्या हैं। तो सबसे पहले चुनाव जो 3 चरणों में बांटे गए हैं, उनमें कितनी कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, कब होने हैं, नॉमिनेशन कब होगा, ये सब शुरुआत से सिलसिलेवार तरीके से आपको पहले हम समझाते हैं। 3 चरणों में चुनाव होना है। पहला 71 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसकी नोटिफिकेशन की तारीख है 1 अक्टूबर की। पर्चा भरने की तारीख है 8 अक्टूबर की और वोटिंग की तारीख है 28 अक्टूबर की। सेकेंड फेज में कुल 95 यानी 95 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग की तारीख है 3 नवंबर की। नोटिफिकेशन इससे पहले 9 अक्टूबर को हो जाएगी और साथ ही जो नामांकन है यानी पर्चा भरने की जो तारीख है वो होगी 16 अक्टूबर की। अब आते हैं आखिरी चरण यानी तीसरे चरण की तरफ, जो कि बिहार में चुनाव होने हैं कुल 78 सीटों को लेकर के। 78 सीटों पर नोटिफिकेशन की तारीख 13 अक्टूबर की है और पर्चा भरने की तारीख है 20 अक्टूबर की और यहाँ पर वोटिंग यानी मतदान करने की जो तारीख है वो है 7 नवंबर की। तो ये तो हमने आपको ये समझा दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किन 3 चरणों में कब कब वोटिंग होनी है, नोटिफिकेशन कब होना है, ये सब हमने आपको समझाया। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो 10 नवंबर को जो रिजल्ट का दिन होगा और दिवाली के पहले, क्योंकि 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, यानी इस बार जो दिवाली का जो त्यौहार है और बिहार के लिए छठ महापर्व का जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, उसके पहले ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, घोषित हो जाएंगे कि आखिर विजयी कौन हुआ है और 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन बिहार की कमान अगले 5 साल तक संभालेगा। ये 10 नवंबर को क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक देखा है कि चुनाव में क्या क्या होता है। चुनाव में हमने देखा है कि बड़ी रैली होती है, रैला का आयोजन होता है, काफ़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं, कम से कम लाखों में इनकी संख्या होती है, हर जगह पर रैलियां होती हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ जो कैंपेनिंग है उसमें और ज़्यादा धार आ जाती है और ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। लेकिन अब क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में विशेष रूप से चुनाव आयोग ने प्रोटोकॉल नियमों के बारे में बताया है कि इन नियमों के साथ ही आप चुनाव की कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग ने शुरुआत में ये कहा कि डिजिटल कैंपेनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। यानी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर आप प्रचार करने जा रहे हैं, कोई भी उम्मीदवार प्रचार करने जा रहा है, तो वो अपने जो वोटर्स हैं उसके साथ वो डिजिटली कनेक्ट हो। लेकिन बिहार में कई गांव कस्बों में अभी भी उस तरीके से लोग जो है वो एडवांस नहीं हुए हैं, इतने शिक्षित भी नहीं है, वो शिक्षित वर्ग भी नहीं है कि वो डिजिटली कनेक्ट हो पाए। इसीलिए लोगों को डोर टू डोर जाना ही पड़ेगा, उम्मीदवारों को, कार्यकर्ताओं को जाना ही पड़ेगा। उसके लिए कुछ खास नियम हैं। तो सबसे पहले इन नियमों के बारे में आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने कौन कौन से प्रोटोकॉल कोरोना को देखते हुए जारी किए हैं। तो पहला जो नया बदलाव हो रहा है वो ये है कि पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या सिर्फ 1000 होगी, जो कि पहले 1500 के करीब में होती थी। दूसरा एक नया बदलाव ये किया गया है कोरोना को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, कि जो मतदान का समय है यानी वोटिंग का जो समय था वो शाम 5 बजे तक पहले हुआ करता था, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू होता था। लेकिन अब इसे थोड़ा सा 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ये एक बड़ा मेजर बदलाव किया गया है। साथ ही कोरोना को देखते हुए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि 6 लाख PPE किट, 46 लाख के करीब मास्क, 6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख ग्लव्स, 47 लाख हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जितने भी बूथ हैं, हर बूथ पर साबुन से लेकर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। ये आश्वस्त करना होगा कि जो भी वोटर आया है अपना मत देने के लिए वो बिल्कुल सुरक्षित हो कोरोना के तहत।
साथ ही हर बूथ पर थर्मल स्कैनिंग की सुविधा होगी, यानी जो वोटर है उसका टेम्परेचर मेजर किया जाएगा। थर्मल जो स्कैनिंग होती है वो दरअसल बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करती है, बुखार है कि नहीं ये पता लगाती है। कोरोना के मरीज भी वोट दे सकेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा और नया बदलाव है, जिसमें आखिरी के जो 1 घंटे होंगे उसमें बोला गया है कि जो कोरोना के सिम्टम वाले यानी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो वोट दे सकेंगे। और साथ ही जो कैंडिडेट है यानी कि जो उम्मीदवार है वो जब भी नॉमिनेशन करने जाते थे तो सशरीर उनको वहां पर जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके लिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, यानी अगर वो चाहें तो अपना पर्चा ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा दी गई है। आपको बताते चले कि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ऑनलाइन करने की फैसिलिटी इस बार कोरोना को देखते हुए दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। साथ ही कहा गया है कि नॉमिनेशन में 2 से ज्यादा गाड़ियां नहीं आएंगी। जो आप देखते थे कि जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए कोई उम्मीदवार जाता था तो पूरी एक रैली जाती थी, एक शक्ति प्रदर्शन होता था, वो इस बार नहीं होगा। सिर्फ 2 गाड़ियां जाएंगी और अंदर जब पर्चा भरने के लिए कैंडिडेट जाएगा उस दौरान सिर्फ 2 लोग साथ में रहेंगे। चुनाव आयोग डिजिटल कैंपेनिंग पर जोर दे रहा है और कह रहा है कि ठीक है, कई गांवों में अभी भी लोग इतने शिक्षित नहीं है कि वो डिजिटली कनेक्ट कर सके, तो इसलिए अगर रैली आप करेंगे भी तो वो रैली छोटी होनी चाहिए और साथ ही कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत होनी चाहिए। और ये आश्वस्त करेंगे डीएम, जो जिले के डीएम होंगे वो आश्वस्त करेंगे और वही इस रैली को ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसके बाद हो सकता है कि कैंडिडेट जा सके कुछ खास लोगों के साथ अपने कैंपेनिंग के लिए। अगर डोर टू डोर कैंपेन करना है तो सिर्फ 5 लोगों को ही परमिशन दी गई है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग आप कर सकते हैं। और हाँ, एक विशेष बात, प्रचार के दौरान किसी से भी हाथ नहीं मिलाना है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। और याद रखिएगा, ये सब जो प्रोटोकॉल है वो चूंकि कोरोना टाइम है तो ये आचार संहिता के तहत ही आता है और ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पोस्टल बैलेट की भी बात करते हैं। पोस्टल बैलेट की सुविधा पहले इलेक्शन में जुटे कर्मचारियों के लिए रहती थी, लेकिन अब एक सुविधा दी गई है पोस्टल बैलेट के लिए कि जो 80 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग होंगे वो पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट देंगे। ये एक नई बात आपको हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब बिहार विधानसभा चुनाव की जो नई गाइडलाइन है, कोरोना को देखते हुए जो प्रोटोकॉल तय किया गया है, उसके बारे में एक वोटर को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है वो सही तरीके से सही प्रोसीजर के तहत अपना मत दे सकेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, लोगों को भी दिखाना जरूरी है। अब जरा ये तो नए नियमों की बात हुई, अब जरा वहां पर राजनीतिक दलों की बात करते हैं और राजनीतिक समीकरणों की भी बात करते हैं। राजनीतिक दल मुख्य रूप से आप जानते हैं कि वहां जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी है। कांग्रेस का अभी तक बहुत कुछ अच्छा बिहार में हो नहीं सका है, भविष्य कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है देश में कांग्रेस, तो बिहार चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। बहरहाल बात करते हैं कि एनडीए की। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी और इस बार जीतन राम मांझी की जो पार्टी है एचएएम यानी हम, वो भी साथ में आ रहे हैं। है तो वैसे एनडीए में एलजेपी भी, लेकिन चिराग पासवान बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं, विशेष रूप से नीतीश कुमार से, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार जो सीटें वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो देखना यह है कि क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा किसी भी दल के बीच में हुआ नहीं है, किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो वो जाकर तस्वीर आगे साफ हो पाएगी और आगे ही ये भी पता चल पाएगा कि चिराग पासवान यानी एलजेपी की नाराजगी दूर हुई है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं कि कौन कौन से दल चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है। सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी चुनाव में इस बार अपनी किस्मत जरूर आजमाएगी। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी कह चुकी है कि 32 विधानसभा सीटों पर बिहार में वो चुनाव लड़ने वाली है। वैसे अगर हम बात करें पुष्पम प्रिया, जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, सोशल मीडिया पर भी वो छाई हुई है, कई जगह पर बिहार में दौरा भी लगातार कर रही हैं। दिक्कत यह है कि प्लूरल्स पार्टी उन्होंने बना तो दी है, खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है, कार्यकर्ता भी उनके एक्टिव हो गए, यहाँ तक कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ऐसे कई उम्मीदवारों के नाम भी उन्होंने बता दिए। लेकिन समस्या ये है कि प्लूरल्स पार्टी का अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, यानी इस पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला ही नहीं है। तो देखना यह है कि अब आगे इस पार्टी के साथ क्या होता है। और अब आखिर में बात करते हैं एक अन्य महागठबंधन की, और वो गठबंधन है आरजेडी का। आरजेडी के साथ जैसा आप जानते हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरजेडी के साथ जाना मुनासिब समझा था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा खटपट है। खटपट ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि अब जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा इस गठबंधन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक देखने को क्या मिला है कि तेजस्वी यादव ही प्रोजेक्ट हो रहे हैं सीएम के रूप में। लालू यादव का कहीं भी पोस्टर में जिक्र नहीं है, इसलिए भी कहा जा रहा है इसके पीछे क्योंकि चारा घोटाले में पहले से वो जेल में सजा काट रहे हैं, तो वो छवि आरजेडी नहीं दिखाना चाहती है, इसलिए हर जगह पोस्टर में तेजस्वी यादव का चेहरा है। देखना यह है कि क्या होता है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में, जिसका इंतजार 10 नवंबर तक करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।